हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये साल की शुरुआत एसबीआई ने बहुत ही बेहतरीन करी है सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों नोटिफिकेशंस आई हैं, आसपास ही आई हैं। पहले आपकी जो है क्लर्क की आ गई थी और कुछ समय बाद उसके पीओ की नोटिफिकेशन भी आ गई थी। तो अब आपका देखिए एसबीआई क्लेरिकल प्री एग्जाम हो चुका है आप सभी का, है ना। अब आप उसके रिजल्ट की वेट कर रहे हो और उसका जो मेंस एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, एंड ऑफ मार्च या फिर बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। ओके, तो वो डेट्स आपको बहुत जल्द पता लग जाएंगी। इसी तरह से एसबीआई की जो पीओ की नोटिफिकेशन आई है उसकी एग्जाम डेट जो है वो भी आ चुकी है। प्री एग्जाम की वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, और कॉल लेटर भी आपके आ चुके हैं, और आगे इनका जो मेंस है वो आपका अप्रैल मई में एक्सपेक्टेड है। ओके, तो अब ऐसा है कि देखिए आपका जो एसबीआई पीओ प्री 2025 है, इसमें जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है उसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है कि हमारे रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा सवाल हो सके, ये आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। क्योंकि इस समय आप सबकी तैयारी तो ऑलमोस्ट हो रखी है, प्रैक्टिस चल रही है, सिलेबस तो अब तक आपका हो गया होगा सबका खत्म, बट इस समय आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, जितनी बढ़ा सकते हो ड्यूरेशन प्रैक्टिस की जितनी बढ़ा सकते हो उसको बढ़ाओ। ओके, ये समय बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है, ये पेपर से पिछले जो आपके 10-12 दिन है ना, इसमें ये 10-12 दिन आपने क्या किया, यही इन्हीं दिनों से मैटर करेगा कि आपका पेपर क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है। तो ये 10-12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दिनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात ऐसे है कि सिलेबस खत्म है, प्रैक्टिस चल रही है, पर उसके बावजूद आपको बहुत तरीके समझने की जरूरत है कि पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे करें। क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ये आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए, आज की डिस्कशन है एसबीआई पीओ प्री 2025 के रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस सेक्शन में स्कोर कर सके। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपका जो एसबीआई का पीओ का प्री एग्जाम है 2025 का, एसबीआई पीओ प्री एग्जाम की जो डेट्स हैं वो है 8 मार्च, 16 मार्च और 24 मार्च। ये 3 डेट्स हैं, और आप सब जानते हैं कि 1 तारीख पे आपकी जो है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 होती है ना। तो अब आप खुद देख लीजिए कि आपका जो पेपर है वो कितनी सारी शिफ्ट्स में होना है ना। ये सारी शिफ्ट्स आपकी जो है आप सभी बच्चों को इनमें बांटा जाएगा, और आपका जो है अलग अलग डेट्स के अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो आपके कॉल लेटर आ चुके हैं, 28 फेब को एसबीआई ने रिलीज कर दिए थे एसबीआई पीओ प्री के कॉल लेटर, और आप सब जानते हैं कि आपका पेपर अब कौन सी डेट और कौन सी शिफ्ट में होगा। अच्छा, अब ऐसा है, पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहोगे ना मेंटली तो आपके लिए थोड़ी आसानी होती है, इसीलिए ये बात मैं आपको बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट शिफ्ट जो होती है, और ये आपने क्लर्क के प्री में भी देखा होगा, ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ, बच्चे कई बार लाइटली लेते हैं इस बात को, पर फिर जब पेपर दे के आते हैं ना, फिर उनको याद आता है कि मैम ऐसा कुछ कह रहे थे, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट तो एक्सपेक्टेड होती है। ज्यादातर क्या होता है कि जो आपकी थर्ड शिफ्ट है ना और फोर्थ शिफ्ट है, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है ज्यादातर, तभी तो आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई, वैसे तो देखो ज्यादा फर्क नहीं आता, ये जो आपके टोटल जितनी भी आपके ये कितने पेपर बन रहे हैं, 12 पेपर बन रहे हैं, ये 12 पेपर ऑलमोस्ट एक जैसे होने वाले हैं जर्नली अगर मैं बोलूं, बट उसके अंदर भी हल्का सा लेवल बढ़ रहा है, हल्का सा लेवल घट रहा है, वो चीज तो थोड़ी सी तो देखो होती है। तो वो चीज आपकी ज्यादातर क्या रहता है कि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में आपका पेपर का लेवल हल्का सा बढ़ेगा। वो लेवल कैसे बढ़ता है, पजल और सेटिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, एक तो ये तरीका होता है। फिर और क्या तरीका होता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा समय लगाना पड़ रहा है ना।
एक तो बड़ा कॉमन तरीका है कि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पजल और सिटिंग के थोड़े ज्यादा सवाल आ गए। उसके बाद थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में वैसे ही एक पजल अगर एक्स्ट्रा भी आ जाए तो वैसे ही दिमाग हिल जाता है हमारा कि ये क्या हो गया, है ना। और बाकी जो चीजें आई हैं पजल सिटिंग के अलावा वो थोड़ी ऐसी है कि जल्दी सॉल्व नहीं हो रही है, हल्का सा टाइम लग रहा है। तो ये चीजें ज्यादातर पाई गई हैं थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में। तो अगर आपका थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में है, इसकी बजाय कि आप पैनिक करो, आपको मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपका पेपर अगर तीसरी या चौथी शिफ्ट में है ना, तो पजल और सिटिंग थोड़ा सा एक अंदाजा लेके चलो कि आपका पजल और सिटिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा आ सकता है। तो थोड़ी अच्छी और अच्छी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब अगर आपको उनका पैटर्न पता है, उनका अगर आपको सिस्टम पता है, तो फिर इस चीज का फायदा उठाओ ना। इस चीज से डरना नहीं है, इस चीज से सीखो कि अगर मैंने आपको बता दिया कि इन शिफ्ट्स में थोड़ा सा पजल बढ़ जाती है, सिटिंग बढ़ जाती है, तो आप इस चीज के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहिए। ओके, तो ये आपके अलग अलग डेट्स और अलग अलग शिफ्ट्स हैं जो आपके सामने है। अब इसके बाद अब देखो आपका एग्जाम का पैटर्न भी बदला है। अब पहले क्या होता था, आपके देखो रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स पेपर तो देखो वही 100 नंबर का होता था, अब भी 100 नंबर का है ना। टाइम आपका वही 20 मिनट बराबर मिलता था आपको, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट इंग्लिश के लिए और 20 मिनट ही मैथ्स के लिए, वो अब भी बराबर है। तो फर्क इस चीज का है, फर्क इस चीज का है, देखिए पहले रीजनिंग के होते थे 35 सवाल, इंग्लिश के होते थे आपके 30 सवाल और मैथ्स के होते थे 35 सवाल। अब इन्होंने क्या किया, टाइम सेम है बट क्वेश्चन की गिनती घटा दी। किसकी, मैथ्स के कर दिए 30, रीजनिंग के भी कर दिए 30 और इंग्लिश के कर दिए 40। यहां से 5 सवाल निकालकर, यहां से 5 सवाल निकालकर इंग्लिश में डाल दिए। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए इंग्लिश एक, अगर आप एसबीआई पीओ का पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, है ना। और आप सब ये जानते भी है कि आपके ऑफिसर पोस्ट में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। उसका एक कारण होता है कि अगर आपकी जो पीओ की रिक्रूटमेंट हो रही है ना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, है ना। आपने वहां पे देखो जो क्लर्क है उसने तो वहां पे कैशियर का काम, है ना, और इस तरह का मतलब वो असिस्टेंट का रोल रहता है उसका। बट जो पीओ है वो एक मैनेजर है और मैनेजर को लिखत पढ़त का भी काम करना है, तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए ऑफिसर पोस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छा स्ट्रेस दिया जाता है। ओके, तो चलिए, तो इंग्लिश जो है उसमें 10 नंबर बढ़ा दिए हैं, 10 सवाल बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ्स में 5-5 सवाल घटा दिए हैं। तो नंबर वही, एक सवाल 1 नंबर का, तो 30 40 30 मिलाकर वही 100 नंबर का पेपर और 100 सवाल। अच्छा, बात ऐसी है कि टाइम नहीं बदला, इंग्लिश वही 20 मिनट है अब भी। पहले 20 मिनट में आपको 30 सवाल करने थे, अब आपको 20 मिनट में 40 सवाल करने हैं। इतना देखो पैटर्न जो बदला है ना, उससे इतना घबराने वाली चीज हुई नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता था, देखो इंग्लिश के सेक्शन जब आप करते थे ना, वहां टाइम बचता था बच्चे का, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छा आता है आपके एसबीआई पीओ के प्री में, रीडिंग टाइम जाता है ना। बट मैथ्स और रीजनिंग में बच्चा हमेशा एक रिग्रेट में होता था कि मैं पूरा नहीं कर पाया। और इंग्लिश में क्या होता था, इंग्लिश में कुछ मिनट उसके बचते थे। तो देखा जाए उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बड़ी है। कैसे, कि अब आपको 35 नहीं 30 करने हैं रीजनिंग और मैथ्स में, है ना। तो पहले प्रॉब्लम होती थी क्वेश्चन हो नहीं पा रहे, क्या पता अब हो जाए, सारे के सारे हो जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। और इंग्लिश में जो आपके कुछ मिनट बचते थे, जब आपको दुख हो रहा होता था कि मेरा इंग्लिश का पेपर हो गया है पर मेरे पास 4 मिनट बचे हैं, काश ये 4 मिनट में मैथ्स या रीजनिंग पे लगा लेता, है ना, तो वो अब आपको फ्री रहने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपके 40 सवाल इंग्लिश के 20 मिनट में आपको करने हैं, तो इंग्लिश में आपका समय बचे बहुत रेयर है। क्योंकि पहले वो समय जो बचता था उसका कोई फायदा नहीं था, पर उससे आपको इतना सा फायदा होता था कि हल्का सा रिलैक्स हो गए, है ना, एक छोटी सी ब्रेक आपको मिल जाती थी। अब आपको वो ब्रेक नहीं मिलने वाली। पेपर आपका जब शुरू हुआ ना, 1 घंटा धड़ाधड़ आप सॉल्व कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि आपके इंग्लिश में भी 20 मिनट में 40 सवाल करने हैं, तो पूरा पूरा टाइम लगने वाला है। तो कोई भी सेक्शन अब आपका ऐसा नहीं रहा जिसमें आपका समय बचे। अब आपका रीजनिंग का भी पूरा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, मैथ्स को भी पूरा टाइम लगेगा सॉल्व करने में,
और इंग्लिश को भी आपका ऑलमोस्ट पूरा टाइम लग जाएगा। ओके, तो पहले तो आप इस बात को समझो कि अब क्या बदलाव हुआ है। इस बदलाव से आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें अब टाइम नहीं बचने वाला। तो जो सेक्शन आपका लास्ट में, अब देखो पेपर में पहले मान लीजिए रीजनिंग खुला, पहला सेक्शन अच्छा जाता है, पर अगर पहला सेक्शन खराब हो जाए तो आगे के सेक्शन गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो पहला सेक्शन बहुत क्रूशियल होता है। मान लीजिए पहले रीजनिंग खुला, आपने कर दी, कैसे करी वो मैं अभी बताऊंगी, कैसे अटेम्प्ट करनी है। इंग्लिश खुला, आपने कर दी, पर जब तक आप मैथ्स में पहुंचे आप लगातार 40 मिनट से धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 40 मिनट बाद हल्की सी एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी जो है वो हल्की सी घट जाती है। तो मोस्टली लास्ट के सेक्शन पे बहुत असर पड़ता है। अब वो आपका मैथ्स का होता है कि रीजनिंग का होता है कि इंग्लिश का होता है, वो मैटर करता है। ओके, तो लास्ट सेक्शन जो होता है ना उसमें थोड़ा सा, क्योंकि तब तक हल्का सा थक गए होते हो, माइंड आपका फ्रेश नहीं है, और ज्यादातर अगर मैथ्स का सेक्शन है ना, मैथ्स में कैलकुलेशन होनी है, और 40 मिनट दिमाग खपा चुके हो पूरा पूरा रीजनिंग और इंग्लिश में, है ना, तो वहां कैलकुलेशन में थोड़ी गलतियां हो रही है, तो ऐसी चीजें हो रही होती है। तो इसीलिए आपको मैं बार बार कहती हूँ जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, क्योंकि ये चीजों को सुधारना है ना, जो ये प्रॉब्लम्स अभी मैंने आपको बताई हैं, ये प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस से ही खत्म होंगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स की कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सिटिंग और पजल रीजनिंग का सॉल्व होगा, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लगातार 60 मिनट सॉल्व करने का आदत बनेगी। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो आप बैठे पढ़ने, 15 मिनट पढ़े उठ गए, फिर बैठे 20 मिनट पढ़े उठ गए, वो काम नहीं करेगा। फिर पेपर में 60 मिनट सॉल्व कैसे करोगे, आदत ही नहीं है लगातार 60 मिनट बैठ के सॉल्व करने की। तो एक तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा जब प्रैक्टिस करनी है वो इस तरीके से करनी है कि अगर आप एक बार बैठ गए हो ना, 2-3 घंटे आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दिमाग को ऐसे चलाओ, दिमाग को इस चीज की आदत डालो कि आप जब एक बार बैठ गए हो तो बिना किसी पॉज लिए, बिना किसी ब्रेक के लगातार दिमाग चलना चाहिए। थक रहा है दिमाग, उसको जबरदस्ती चलाओ, क्योंकि आपको नहीं तो पेपर में दिक्कत आने वाली है। पेपर में आप कहोगे मैम मैथ्स के सेक्शन तक तो मैं मेरा दिमाग डेड हो गया था, स्टेमिना खत्म हो गया था सॉल्व करने का, तो वो चीज आपको पहले से ही अपने आप को वर्कआउट करना पड़ेगा उन चीजों पे। ठीक है, तो अब देखो ये आपका पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया कि इस पैटर्न से फायदा क्या हुआ और हल्का सा नुकसान क्या हुआ। बीच में हल्की सी ब्रेक मिल जाती थी, वो अब नहीं मिल रही है ना। और फायदा ये है कि अब आपको वो पछतावा नहीं रहेगा कि रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन मेरा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब क्वेश्चन 5 कम है, क्या पता हो जाए। ओके, चलो अब बात करते हैं कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। अब आपके जो पिछले पेपर देखे गए हैं ना, उसमें जो रीजनिंग के सेक्शन में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको सारा एनालाइज करके मैं आपको बता रही हूँ, और आपका जो नया पैटर्न है उसमें क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है, वो सारी चीजों को मिलाकर आपको मैं बताने जा रही हूँ कि रीजनिंग का सेक्शन जो है ना, जिसमें कि आपके 30 सवाल है। अब देखो एसबीआई पीओ प्री का क्या लेवल है। आपका जो एसबीआई पीओ प्री है, एसबीआई क्लर्क प्री से थोड़ा ऊपर होगा। जो बच्चा पीओ प्री भरा है, मैक्सिमम बच्चे जो है उनमें से 95% बच्चे मैं कहूंगी क्लर्क का प्री दे चुके हैं, है ना। तो जो बच्चे क्लर्क का प्री दे चुके हैं, है ना, उन्होंने देख लिया कि क्लर्क प्री का लेवल क्या है। तो जो लेवल आपका क्लर्क प्री का था उससे ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा एसबीआई पीओ प्री का लेवल। अब वो ऊपर कैसे जाता है, ज्यादातर वो आपका सिटिंग और पजल से ही होता है। देखो आपके जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनको 2 कैटेगरी में बांट रही हूं, एक है आपका पजल्स और सिटिंग। ओके, दूसरा है आपका सिलोगिज्म, जैसे से क्लर्क में आते हैं वैसे से ही आपके पीओ में आते हैं। इनइक्वेलिटी वही जैसा सा आपका क्लर्क में आ रहा है वैसा सा ही पीओ में आ रहा है। ओके, सिलोगिज्म आ रहा है, इनइक्वेलिटी आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो होता है। ठीक है, हाउ मेनी पेयर वाला सवाल आ रहा है। ओके, हाउ मेनी पेयर का आपकी नंबर या अल्फाबेट्स की पजल आ रही है। एक एक नंबर के सवाल आते हैं ना जो आपके पेपर में,
तो ये सब। अच्छा, वो जो आपके क्लर्क में आता है ना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय वॉवल एंड सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट, वो जो 5-5 सवालों का सेट होता है, यहाँ आपको कुछ नंबर दिए, बोलेगा इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है ना, वो वाले आते हैं ना आपके क्लर्क के प्री में, वो पीओ के प्री में नहीं आते हैं। ठीक है, कोई एक आधा रेयर सवाल आ जाए, बट जितना ज्यादा वो क्लर्क के प्री में आता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पीओ प्री के लिए नहीं है। पीओ के प्री में ना आपका वो एक एक नंबर की पजल आती है, 5-5 सवालों का सेट नहीं आता, एक एक नंबर का सवाल आता है कि आपको बोलेगा कि ये एक अल्फाबेट है, इसका दूसरा, चौथा, छठा और 8वां अल्फाबेट उठाइए, इनको उठाने के बाद देखिए कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो ये आंसर होगा, नहीं बन रहा तो ये आंसर होगा, एक से ज्यादा बन रहा है तो ये आंसर होगा। तो इस तरह की पजल्स आपने करी है ना, वो सब। या फिर नंबर की पजल क्या होता है कि आपको एक बड़ा सा नंबर दे दिया 7-8 डिजिट का, बोलेगा इसमें जितने भी इवन नंबर है उसमें +1 करो, जितने भी ऑड नंबर है उसमें -2 करो, और करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ कि बाएं से या दाएं से तीसरे चौथे स्थान पे कौन है। तो ऐसे से क्वेश्चन आपने देखे हैं ना, तो ऐसे से 3 से 4 सवाल आपसे वो टोटल पूछ लेते हैं कई बार पीओ के प्री में। हाउ मेनी पेयर तो मैंने आपको बोला हुआ है, क्लर्क के प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीओ के प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग का वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, अब जैसा आपका क्लर्क का प्री में आया वैसा सा ही आ जाएगा। अब फर्क क्या होगा, देखो, अब जैसे आपके वहां पे इंफॉर्मेशन थोड़ी छोटी है, अगर यहाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जैसा सा इनइक्वालिटी का वहां आया वैसा ही यहाँ पे आएगा, वहां पे इक्वेशन थोड़ी छोटी थी, यहाँ इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वहां 2 कंक्लूजन थे, यहाँ 4 कंक्लूजन हो जाएंगे। सिलॉगिज्म में भी वही चीज है, वहां पे आपकी कम स्टेटमेंट थी, कम कंक्लूजन थे, यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो ये फर्क होता है आपका क्लर्क के प्री और पीओ के प्री में, ये भी अब आपको पता लग गया। ठीक है, अच्छा, अब पजल और सिटिंग जो है वो तो आप सब जानते हैं, और इसी के साथ साथ आपका जो स्टेटमेंट इनइक्वालिटी की पजल है, छोटी पजल बोलते हैं हम जिसको, मैं आपको बताती हूँ कौन सी वाली कह रही हूं मैं। हाँ जी, जिसमें कि आपको कहते हैं कि मान लीजिए 8 लोग हैं, टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं, एक जैसे कि 8 लोग हैं, उनकी हाइट का कंपैरिजन करना है, तो ये इससे टॉलर है, ये शॉर्टर है, ये इससे जस्ट टॉलर देन बी, जस्ट शॉर्टर देन सी, है ना। तो फिर पूछेगा एंड में सबसे टॉलेस्ट कौन है, या फिर किसी की हाइट बता देगा कि इसकी हाइट अगर इतने सेंटीमीटर है, इसकी हाइट इतने सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी हाइट कितनी होगी। तो वो भी एक पजल आती है, वो आपके पीओ के प्री में बहुत आती है। तो वो देखने में ऐसा लगता है पजल का सवाल है, बट वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपका जो 30 सवाल है ना, उनको मैंने ये 2 हिस्सों में बांट दिया। ओके, अब ऐसा है, देखिए, जब आपके आते थे 35 सवाल, तो 35 में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन होते थे पजल और सिटिंग और स्टेटमेंट इनइक्वालिटी के। वही बात हो गई, शिफ्ट 1 और 2 में 20 आ गए, और आपकी जो बाकी जो 3rd-4th शिफ्ट है उसमें वो 25 डाल देते थे, तो बच्चे कहते थे हमारी तो शिफ्ट मुश्किल आ गई। तो वो मुश्किल कैसे होती थी, उनको जब एक पजल बढ़ जाती है तो बच्चों को लगता है पेपर मुश्किल हो गया। ठीक है, और बाकी के जो आपके 10 बचते थे या 15 सवाल बचते थे, वो इनमें से होते थे, मतलब किसी शिफ्ट में सिलॉगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, और ये आ गए। किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटीज, हाउ मेनी पेयर, नंबर अल्फाबेट पजल आ गई। किसी शिफ्ट में उन्होंने ना सिलॉगिज्म डाला ना इनइक्वालिटी डाला, बाकी सब कुछ डाल दिया। तो ऐसा सा कुछ सिस्टम आपका रहता है। ओके, तो अब जब 30 सवाल हो गए, अब इसमें क्या हो सकता है। अब अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि यहाँ पे पजल, सिटिंग और स्टेटमेंट इनइक्वालिटी के देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे, आधे से ज्यादा। कभी भी ये मान के ना चलना कि आप एसबीआई पीओ का प्री देने जा रहे हो और आधे सवाल ही होंगे पजल और सिटिंग के, नहीं। तो आप यहां पर लेके चलो कि 15 से 18 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सिटिंग और पजल के। ओके, और वही बात है कि अगर मैं बोलूं कि किसी शिफ्ट में मुश्किल करना है जो ज्यादातर 3rd या 4th में होता है, तो आपके 20 सवाल हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बाकी की बात करूं, अब ये जो बाकी बचा, तो इससे आपके कितने हो गए, देखो 10 से 12 सवाल, ये हो गए आपके 10 से 12 सवाल। तो अब 10 से 12 में क्या होगा कि हो सकता है
कि जैसे नॉर्मली आपके सिलोगिज्म के 5-5 सवाल आ रहे हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि सिलोगिज्म के 3, इनइक्वालिटीज के 3, कोडिंग डिकोडिंग के 4, है ना। फिर 1 नंबर का हाउ मेनी पेयर। तो एक ही चैप्टर से ज्यादा सवाल डालने की बजाय एक ही चैप्टर के सवाल कम अगर हो जाएंगे तो ये सब कुछ आ सकता है ना। तो जब आपके 5 सवाल घटे हैं ना, उससे आपके पेपर में क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि जैसे पहले इनइक्वालिटी के 5 सवाल आ रहे थे, तो अब हो सकता है इनइक्वालिटी के 3 से 4 आए, सिलोगिज्म के 3 से 4 आए, है ना। और आपके कोडिंग डिकोडिंग के आपके जो है मान लीजिए 4 आ रहे हैं, एक तो हाउ मेनी पेयर का आ रहा है, तो ये इस तरह से आपका फर्क पड़ सकता है। ओके, तो अब देखो ये तो आपको पता लग गया कि 30 सवाल कैसे रहने वाले हैं। तो ले दे के बात इतनी सी है कि 30 में से आपके 20 सवाल पजल के हैं। तो फिर प्रैक्टिस तो हमें करनी है, प्रैक्टिस हमें दबा के करनी है पजल और सिटिंग की। पजल और सिटिंग के तो जितने क्वेश्चन आप करो उतने कम है। और पजल और सिटिंग में भी मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो कौन सा क्वेश्चन, एक तो अनसर्टेन नंबर वाला कि हमें पता नहीं कि रो में कितने लोग हैं। फिर आपका फ्लोर और फ्लैट वाला, ये मैंने आपको सेशंस में बहुत प्रैक्टिस करवाई है, बैचेस में भी मैंने बहुत सारे सवाल इनके करवाए हैं, फ्लोर और फ्लैट वाला, है ना। फिर उसके बाद आपका बॉक्सेस वाला, फिर आपका मंथ्स एंड डेट्स वाली पजल, फिर आपका डबल रो। अनसर्टेन नंबर होता है कि आपको बताता नहीं कितने लोग हैं, ठीक है। डबल रो का, या फिर स्क्वायर का अरेंजमेंट, या फिर सर्कल का अरेंजमेंट, है ना। क्योंकि पजल ज्यादा आती है तो अरेंजमेंट में आपका ज्यादातर अनसर्टेन नंबर ही रहता है, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ सवाल है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे इसका लेवल कैसा होगा, तो क्लर्क प्री की पजल देखी है, उससे थोड़ा ऊपर। ओके, तो इसका डिफिकल्टी लेवल जो है इनका मॉडरेट रहेगा। तो आपकी जो एक पजल है ना, एक पजल के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितना समय बनता है, तो एक पजल के लिए आप जो है, अगर देखो वो मॉडरेट लेवल की है, तो वो एक पजल आपकी 3 मिनट में हो जानी चाहिए। 3 मिनट के अंदर वो पजल हो जानी चाहिए। 3 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट टाइम बता रही हूँ, ताकि अगर कहीं बढ़ भी गया तो चलो 4 मिनट तक चले भी गए, बट आदत ये रखनी है कि 3 मिनट में पजल पूरी हो रही है। कुछ सेकंड ऊपर चले गए तो कोई बात नहीं, बट 4 मिनट से ज्यादा तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप किसी एक पजल को 4 मिनट से ज्यादा मत देना। ओके, तो ये आपका एक पजल का समय, एक पजल माने तो 5 सवाल, मतलब एक सेट जिसमें आगे 4 या 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं जो आपने सोल्यूशन देखकर बताने हैं। तो उससे एक पजल की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो ये आपके पजल के सवाल थे, और ये आपके जो थे बाकी सारे थे। अब देखो ये चीज जो है ये फटाफट सॉल्व होती है और ये चीज सॉल्व करने में टाइम लगता है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो अब अगर आप सोच रहे हो ना कि हमारा तो फायदा हो गया है कि उन्होंने 20 मिनट जो सॉरी आपके 5 सवाल घटा दिए हैं। बच्चे, आईबीपीएस वालों को हल्के में नहीं लेना। आईबीपीएस वाले एक और शातिर काम कर सकते हैं, पता है क्या। देखो, टाइम तो नहीं घटाया ना, सवाल घटाए हैं, टाइम नहीं घटाया। कुछ तो कलाकारी करेंगे एसबीआई वाले, और वो कैसी कलाकारी कर सकते हैं देखिए। आपकी जो पजल मान लीजिए अगर मैं कह रही हूं आपको किसके 20 सवाल आ रहे हैं, है ना, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, या चलो 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन 5 सेट का, 5 सवालों का सेट, एक और 5 सवालों का सेट, फिर एक आपका 4 सवालों का सेट, एक आपका और 4 सवालों का सेट। तो देखो बन गई 4 पजल, नंबर बने सिर्फ 18। समझ रहे हो मेरी बात, कि आपकी एक, जैसे नॉर्मल क्या होता है कि एक पजल सॉल्व करे हो, नीचे 5 सवाल दिए, हो सकता है वो एक एक सवाल कम कर दे और एक नई पजल बना दे, है ना। जैसे कि अगर 15 क्वेश्चन है तो आपको लगता है कि 3 पजल के पैराग्राफ होंगे, बट यहाँ पे उन्होंने 4 पैराग्राफ से 18 सवाल बना दिए। कहा हम 4 पैराग्राफ जब सॉल्व करते थे तो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते थे, यहाँ सिर्फ 18 सवाल हमारे हल हो रहे हैं, है ना।
तो देखो, अब आप ये अगर रिलैक्स होके वहां जा रहे हो ना पेपर में कि हाँ अब तो मजा आ जाएगा, वहां पे हमारे 20 मिनट हैं, 30 सवाल है, हो ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा सोच के मत जाना। वहां पे कुछ ना कुछ कलाकारी होगी। कलाकारी किस तरह की कि सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, इनके क्वेश्चन घटा दिए। घटा दिए मीन्स कि पहले 5 आते थे, अब 3-3 आ रहे हैं। या फिर पजल में आपका पहले 5 सवालों का सेट होता था, तो अब 4 सवालों का सेट आ रहा है ना। तो देखो 20 मिनट तो 20 मिनट ही है ना, वो तो नहीं बदला ना। तो हो सकता है गिनती में उतने ही क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहे हो जितने आपके पहले पढ़ते थे। गिनती में उतने ही पैराग्राफ हो रहे हैं जितने आपके पहले थे। तो ये चीज भी पॉसिबल है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब आपको मैंने जो कुछ हो सकता है पेपर में वो सब बता दिया। अब पॉइंट ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके सोल्यूशन में हमें क्या करना है, हमें जो है पजल और सेटिंग की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो आपके कुछ दिन है, अब किसी बच्चे का 8 को पेपर है, किसी का 16 का, किसी का 24 को। तो देखो आपको अगर रीजनिंग प्रिपेयर करनी है तो बाकी रीजनिंग तो देखो, ये सिलोगिज्म सुलोगिज्म ये सब तो आप लोगों ने अगर अच्छे से मतलब तैयारी करी है ना, सिलेबस पूरा की है, तो वो सब चीजें आप कर लोगे। ये बाकी जो चीजें आपको मैंने दिखाई थी ये तो आप कर लोगे, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। असली प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है ना। ये तो आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट में जितना कवर हो गया बहुत है, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ से टाइम बचाओ। आप लोग इसको सॉल्व करते रहते हो, इसकी वेटेज सिर्फ 10 से 12 में बता रही हूँ, घट भी सकती है, ठीक है, बट 10 से 12 मैंने आपको एवरेज बताई है। और ये कुछ इतना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा कि आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको रीजनिंग में इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो पजल और सिटिंग की खूब सारी प्रैक्टिस करिए। दूसरा, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से आपका स्कोर बहुत बढ़ता है। ओके, मॉक टेस्ट से स्कोर्स में बहुत ज्यादा सुधार आता है, राइट। और पजल और सिटिंग की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा के करो। टाइम का अंदाजा मैंने आपको दे दिया है, तो आप टाइमर लगाइए और देखिए आप समय के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मैं ये बार बार बोलती हूँ, पेपर में ना आपकी जो स्क्रीन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। यहां पे आपका क्वेश्चन दिखेगा आपको, यहां पर आपकी नंबरिंग होगी, और यहाँ पे के पता नहीं, यहाँ पे आपका टाइमर चलता है 20 मिनट का, है ना। तो आपके क्योंकि पेपर में कितने सवाल आने हैं, टोटल 30 क्वेश्चन। अब मोस्टली क्या होता है, रीजनिंग का सेक्शन जब खुलेगा पहला सवाल आपको पजल का दिखेगा। अब हमें जल्दबाजी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, हम वो पजल का सवाल उठाते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं, और 3 मिनट हो गए और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। अब 3 मिनट बाद पैनिक कर रहे हो कि ये क्या हो गया, 3 मिनट तो वेस्ट हो गया और मेरा तो रीजनिंग का एक भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ। तो ये गलती नहीं करनी। अगर आपको पहला सवाल पजल का दिख रहा है ना, आपका यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट भी होता है, तो नेक्स्ट करोगे तो अगला सवाल दिखेगा। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 5वें सवाल पे क्लिक करो कि 5वां सवाल भी क्या पजल वही वाली पजल है, तो आपको दिखा 5वां भी पजल है, फिर छठे पे क्लिक करो। और छठे पे आए सिलोगिज्म था, सॉल्व कर दो। 7वां भी सिलोगिज्म है, सॉल्व कर दो। 8वां भी सिलोगिज्म है, सॉल्व कर दो। 9वां सिलोगिज्म है, सॉल्व कर दो। 10वां इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर दो। 11 नंबर पे भी इनइक्वालिटी, 12 नंबर पे इनइक्वालिटी, धड़ाधड़ सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद मान लो 13 नंबर पे आपकी वापस से पजल आ गई। अब देखो 13 नंबर पे पजल है तो कम से कम 3-4 सवाल तो आपके पजल के ही होंगे ना। तो आपको अब नेक्स्ट नहीं करना, यहीं पे क्लिक करना है। आप सीधा 17 या 18 पे क्लिक करो, ठीक है। 17 या 18 पे क्लिक करो। आगे आपको मान लो हाउ मेनी पेयर का सवाल मिल गया, सॉल्व कर दिया। फिर आपने आगे क्लिक किया, फिर से पजल आ गई, तो 3-4 सवालों को स्किप करके आगे क्लिक करो। तो ऐसे करने में ना आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। और 5 मिनट में हुआ क्या कि आपने इन 5 मिनट में 30 के 30 सवाल को एक भागती हुई नजर से देख भी लिया, अंदाजा भी हो गया कैसी सी पजल है। अच्छा सिटिंग था, वो बॉक्स वाली पजल थी, अनसर्टेन वाली पजल थी, एक भागती हुई नजर से आपने देख भी लिया एक एक सवाल। और दूसरी बात, 5 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर दिए, क्योंकि आपको मैंने बताया इनके जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो, अंदाजा भी हो गया कि कौन सी वाली पजल है, और ये भी अंदाजा हो गया
कि आपका जो है सिलोगिज्म का क्वेश्चन था, तो वो साथ के साथ सॉल्व कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपका 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो गए और 30 सवालों पे नजर भी चली गई। बट अगर आप पहला ही सिटिंग का सवाल सॉल्व करने लग गए, पहला सवाल सिटिंग का है उसी को सॉल्व करने लग गए, तो हो सकता है 3 मिनट चले भी जाए और 3 मिनट में आपका अटेम्प्ट हो 0। तो 3 मिनट में 0 अटेम्प्ट अच्छा है कि 5 मिनट में ये अटेम्प्ट अच्छा है? कई बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसे टाइम नहीं वेस्ट होगा। टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है बच्चे? 5 मिनट में आप 10 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो और बाकी के सवालों पे नजर चली गई है, अंदाजा है कि पता है अच्छा शुरू में वो जो पजल थी फ्लोर वाली थी, वो तो मैं फटाफट कर लूंगा, है ना, छोटी सी पजल थी, बड़ी सी पजल थी, एक क्विक आइडिया लगा हुआ है हर पैराग्राफ का। और ऊपर से जो आप अटेम्प्ट कर देते हो उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है उस सवाल पे, वो डब्बा सा जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है कि आप उसमें ना ये जो नंबरिंग है ना इसमें डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि हाँ ये सवाल हो गया, ये नहीं हुआ, है ना। तो फिर जो आपके लाल रंग के बचे हुए, आई थिंक लाल ही होता है, वो चेक कर लेना, लाल नंबर के बचे हुए वो आपके अभी तक अटेम्प्ट नहीं हुए। तो फिर फटाफट से जो आपके 5 मिनट पूरे हो गए, कितने मिनट बचे, टोटल टाइम कितना है 20 मिनट का, तो 20 में से 5 मिनट गए, कितने मिनट बचे 15 मिनट। अब 15 मिनट में आपने 18 से 20 पजल करनी है और मैंने बोला एक पजल जो है वो 3 मिनट का टाइम देना है। तो अगर मैं आपको कह रही हूं 15 मिनट का समय बैलेंस आपका बचा, है ना, और 3 मिनट मैंने आपको बोले एक पजल के लिए, एक पैराग्राफ के लिए, तो अगर आप देखो तो यानी कि आप 5 सेट या 5 पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हो, है ना। 4 से 5 पैराग्राफ सॉल्व कर लोगे तो 4 से 5 पैराग्राफ ही होने वाले, इससे ज्यादा तो होने भी नहीं वाले हैं। तो ये तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का। मैं हर बार ये बात बच्चों को समझाती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने पहले ये सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, इसमें से सब कुछ तो देखो आया नहीं होगा, कुछ कुछ आया होगा, तो जो कुछ कुछ आपके पेपर में आ रखा है वो पहले अटेम्प्ट कर देना है, बाकी जो बचेगा उसको बाद में देखना है। ओके, तो ये तरीका है आपका पेपर करने का, जिससे कि आप रीजनिंग का एक अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आप हर सेक्शन में, जैसे मैंने आपको रीजनिंग का बताया, वैसे ही आपको मैथ्स वाले सर भी कुछ स्ट्रैटेजीज देंगे, इंग्लिश वाले सर भी देंगे, तो ये स्ट्रैटेजीज अपना के अगर आप हर सेक्शन में कुछ अच्छा अटेम्प्ट कर देते हो तो ओवरऑल स्कोर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और पेपर क्वालिफाई। तो अब ये जो आपको जो समय बचा है ना, अगर मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस की बात बोलूं तो 2 चीजें करनी है। एक तो मॉक टेस्ट देते रहो, डेली मॉक टेस्ट, दिन में 2 दे रहे हो और भी बढ़िया है, मॉक टेस्ट देते रहो। दूसरा आपने क्या करना है, पजल और सेटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा आपको क्या करना है वो मैं खुद आपको करवा रही हूं। देखिए कल से मैं आपके लिए डेली एट 7:30 SBI PO प्री 2025 के लिए आपके प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रही हूं, जिसमें कि सभी रीजनिंग के ट्रेंडिंग सवाल कवर होंगे और बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा फॉर SBI PO प्री 2025। तो कल से आपने बैंकर्स ग्राउंड पे शाम के 7:30 बजे ये सेशन जरूर अटेंड करना है, जिसमें कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है आने वाले SBI PO प्री एग्जाम के लिए। ओके, और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो बच्चे अभी तो SBI की तैयारी कर रहे हैं, है ना, PO की, पर जिन बच्चों ने SBI क्लर्क का प्री दे दिया है और उनको पता है कि पेपर क्लियर हो जाएगा, अटेम्प्ट उनका अच्छा गया है, और वो मेंस की तैयारी, अगर आप सोच रहे हो ना कि रिजल्ट की वेट करते हैं फिर मेंस की तैयारी करेंगे बच्चे, ऐसा नहीं होता। मेंस की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट आने के 10 दिन में तो पेपर हो जाएगा। रिजल्ट आएगा 10-15 दिन में पेपर हो जाता है, तो 10-15 दिन में थोड़ा मेंस की तैयारी होती है। तैयारी अभी से शुरू करो, और इसीलिए आप सबके लिए हम टारगेट बैच लेकर आए हैं, जिसमें कि लाइव क्लासेस होंगी। हम 6 टीचर्स मिलकर आपको इस बैच में आपके मेंस एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, और इनकी ड्यूरेशन टोटल आवर्स जो है हमारी 100 से ज्यादा घंटे की ड्यूरेशन होगी क्लासेस की। और साथ ही साथ आपको मेंस के फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इस बैच में। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, क्लासेस भी मिल रही है, फ्री मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, और कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने तक है। पेपर तो 6 महीने से पहले ही हो जाएगा, बट लेटर ऑन बाकी पेपर्स के लिए भी आपके पास की रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो आप इन रिकॉर्डिंग्स की मदद से बाकी पेपर्स में भी आपको मदद मिल पाएगी। तो रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो रखी है, पर अगर आप इस बैच को
कंसेशनल या डिस्काउंट रेट पे परचेज करना चाहते हो, जो कि सिर्फ 799 है, आप अभी इस बैच को सिर्फ 799 में परचेज कर सकते हो, पर ये कॉस्ट आपकी रहेगी सिर्फ 5 मार्च 2025 तक। ठीक है, उसके बाद ये बैच हमारा 3999 का हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप पूरा कंप्लीट बैच लेना चाहते हो, पूरे कंप्लीट बैच से प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिसमें कि हम आपको IBPS, SBI, RBI और ग्रामीण बैंक और इंश्योरेंस, इन सभी एग्जाम्स की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाएं, पूरा ऐसे बेसिक से सिलेबस पूरा करवाएं, जिसमें कि आपका PO प्री और PO क्लर्क प्री और मेंस सब कुछ कवर हो, तो उसके लिए आप हमारे इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है 1 मार्च 7 PM को हमने इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी थी, और साथ ही साथ ये बैच अभी हमारा 5 मार्च को शुरू होगा। तो बिल्कुल फ्रेश क्लासेस होंगी, बिल्कुल अभी इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ाया है, 5 मार्च को पहली क्लास होने वाली है। सेम टीम, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, राशिद सर है, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। और इस बैच में आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और इस बैच की कॉस्ट है 2199, बट अभी फिलहाल और भी सस्ता है, अभी फिलहाल हमने इस बैच को कर रखा है 1899 का, केवल 10 मार्च 2025 की शाम 7 बजे तक। तो 10 मार्च से पहले अगर आप इस बैच को रजिस्टर करते हैं तो आपको ये बैच पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1899 का, जिसमें कि आपके 2025 के सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाई जाएगी। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि आपको IBPS ने कैसे सवाल पूछे हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप उसके लिए मेरी इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हो, जो कि Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जिसमें कि आपको 2016 से लेकर 2024 तक के सभी रीजनिंग के PYQ मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, और इस बुक को परचेज करने के लिए आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो, राइट? और अदरवाइज आप जो है Amazon, फ्लिपकार्ट पे जाकर भी इस बुक को सर्च कर सकते हो। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको SBI PO प्री 2025 को कैसे अटेम्प्ट करना है ये जानकर काफी अच्छे से पता लगा होगा कि अब आपको ये जो दिन बचे हैं किस हिसाब से तैयारी करनी है। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन मैं करती हूँ ओवर, और अब अपनी प्रिपरेशन जो है उसको थोड़ा फोकस्ड कर दो, क्योंकि अब आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और वो चीज हमें किस तरह से बेनिफिट करेगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, और कल मिलते हैं शाम के 7:30 बजे हमारे पहले प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें कि आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको SBI PO प्री के इंपॉर्टेंट रीजनिंग के सवालों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। थैंक यू।